So in the earlier classes, we discussed about the structure and properties of ATP. We discussed about ATP as a universal energy carrier and linked the properties to the role of ATP as a universal energy carrier. And we also discussed about the need for energy in living organisms. So मैंने तुम्हारी 6 चीज़ें list की थी और मैंने बताया था this is not an exhaustive list, but I would expect you to at least memorize this list ताकि जब एग्जाम में आए तो कुछ लिखने के लिए आपके पास मटीरियल हो ना कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी किन किन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. Today we'll move on towards the term respiration itself. कि respiration का मतलब क्या होता है, and then we'll look at the different types of respiration. And I'll start with the reactions that we see in the process of respiration. हम आज respiration aerobic anaerobic start नहीं करेंगे, सिर्फ उसका overview पढ़ेंगे और जो उससे पहले की चीज़ें हमने पढ़नी है ना वो start करेंगे. In tomorrow's or day after tomorrow's class वहाँ आप actual process of respiration start करेंगे. ठीक है. So let's define respiration as a term first. पहले तो अपनी खोपड़ी से एक चीज़ निकाल लो. Taking in air and giving out air is not respiration. That's gaseous exchange. That's the process of breathing happening to allow gaseous exchange to occur. Like, you don't call it as respiration. Respiration is a cellular process. It happens within the cell. और respiration क्या होती है? It's the oxidation of what? Of food molecules. Don't say oxidation of carbohydrates, say oxidation of glucose, because आपकी body glucose के अलावा चीजें भी respire कर सकती है. So oxidation of what? Of food molecules to do what? To release energy in the form of ATP. जो इन food molecules में energy locked होती है ना, उस energy को बाहर निकाला जाता है into a usable form of energy, जिसको हम क्या बोलते हैं? ATP बोलते हैं. तो आप जब respiration को define करेंगे तो किस तरह करेंगे? Is defined as what? As the oxidation of food molecules. और ये कौन कौन से होता है ये बता दो तुम्हें. Of food molecules to release energy in the form of what? In the form of ATP. ठीक है. तो ये रोल होता है रेस्पिरेशन का. इट्स एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस. तो जैसे तुम लोग केमिस्ट्री में वो नहीं पढ़ते हो कंबशन, और तुम बोलते हो कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. लाइक कंबशन इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस. बिल्कुल इस तरह ये जो बॉडी में रेस्पिरेशन हो रही होती है, विच इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में फॉरन सेल जो है वो बना देता है, ताकि फिर हम उसको यूज कर सकें फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज सच एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो हमने पूरी लिस्ट लिखी थी. सो हाउ डू यू डिफाइन रेस्पिरेशन अगेन? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ये फूड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? हम जब नॉर्मली कुछ खाते पीते हैं ना, लाइक उसमें 3 मेजर किस्म के मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं. वो 3 मेजर किस्म के मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड व्हाट? एंड लिपिड्स. आपकी बॉडी इन तीनों को रेस्पायर कर सकती है, बट आपकी बॉडी के लिए ना हमारे बिल्ट इन होता है, लाइक जब हम पैदा होते हैं ना, बिल्ट इन ये चीज़ आती है कि कुछ सबस्ट्रेट्स जो होते हैं ना वो रेस्पायरेशन प्रेफर करती है कि इनको पहले रेस्पायर करे. अगर बॉडी में ये नहीं होते तो फिर नेक्स्ट वाले पे जाती है, वो नहीं होते तो फिर नेक्स्ट वाले पे जाती है. तो मैं बताता हूँ वो प्रेफरेंस की लिस्ट क्या होती है. टॉप प्रेफरेंस मतलब कि ये हो गया, आप खाने की टेबल पे बैठिए, बिरयानी पड़ी है, पुलाव पड़ा है और चावल की कोई और डिश कौन सी होती है? वाइट चावल पड़े. ठीक है ना. अब आपकी प्रेफरेंस होगी बिरयानी से स्टार्ट करें. अगर वो कम थी, ख़त्म होगी, अब आप बोलेंगे पुलाव खा लें. ऐसे ही ना, पुलाव कहते हैं ना, हैं. और उसके बाद वो ख़त्म हो गया, आप बोलेंगे अब तो ये भी नहीं है, ये भी कम पड़े, चावल खा लें. ठीक है ना. या अगर बिरयानी हटा देता और पुलाव और वाइट चावल रखता तो आप पुलाव खा लेते. पुलाव भी हटा देता, बिरयानी भी हटा देता, तो आप वाइट चावल खा लेते. बॉडी यही करती है. बॉडी क्या करती है? कार्ब्स अगर होते हैं, क्या होते हैं? अगर कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहा हूँ, तो बॉडी प्रेफर करती है कि कार्बोहाइड्रेट्स को क्या करे? रेस्पायर करे. कार्ब्स खत्म हो गए, फिर बॉडी ऑटोमेटिकली स्विच कर जाती है टू लिपिड्स. टू व्हाट? लिपिड्स. लिपिड्स खत्म हो गए, फिर बॉडी खूंखार मोड में आ जाती है और आपकी जो मसल्स होती है ना, इनको खाना शुरू कर देती है. तो तुम लोग अपने ओरियो में एक बीमारी पड़ी होगी जो जनरलाइज स्टारवेशन में जिसकी वजह से वो होती है, जिसमें हड्डियां नजर आना शुरू आती हैं. याद है बीमारी वो? वॉशरकोट. दैट्स अ बीमारी, दैट्स अ क्लासिक केस ऑफ स्टारवेशन in which your body keeps on shifting metabolism या process of respiration from what? From carbs first to lipids, and then from lipids to what? Proteins, because the person is not feeding anything. Do you understand that? Like जब भी तुमने देखा होगा कीटो डाइट सुना, मैं कीटो डाइट सुना कभी? कीटो सुना है तुमने देखा ना कीटो डाइट में कभी तुमने देखा हो? तो लिपिड रिच होती है, प्रोटीन और लिपिड रिच होती है, कार्ब तो होता ही नहीं उसमें. तो आइडिया क्या होता है कि बॉडी का इग्निशन ऑन किया जाए कि कार्ब्स को छोड़ दो, लिपिड तोड़ो. मोटा बंदा लिपिड ही जमा किया होगा ना उसने यार,
लिपिड तोड़ो 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 तोड़ो, पतला हो जाता है वो. That's what keto diet is. This is what keto diet does. It just shifts your body's metabolism from respiring carbs to what respiring lipid. कार्ब ज़्यादा लेने का प्रॉब्लम ये होता है कि बॉडी जो है ना, वो बॉडी के अंदर कार्ब्स के लिमिटेड रिजर्व होते हैं. बॉडी अनलिमिटेड कार्बोहाइड्रेट सेव नहीं कर सकती है. तो बॉडी क्या करती है, जो आपने खा लिया है ना, टकाटक फुल टाइम पेट में डाल लिए वो आपने, बॉडी के पास एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है. जितना भी फजूल कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते हैं ना, जो बॉडी स्टोर नहीं कर सकती, बॉडी उसको फैट के फॉर्म में कन्वर्ट करके, फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं और मोटे हो जाते हैं. इसलिए जब आप बहुत मीठा खाते हैं तो आप मोटे हो जाते हैं. समझ में आया ना आपको? ये मोटा नहीं होना चाहिए. सही है. तो ये हो गया आपके पास. प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. दो ही होती हैं, कोई नई चीज नहीं है, ये आपने ओले में पढ़ा. दो टाइप्स होती हैं. वन दैट वी रेफर टू एज व्हाट? एज एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके लिए दो चीजें मैंडेटरी होती हैं, और वो क्या होती हैं? ऑक्सीजन एंड माइटोकॉन्ड्रिया. दोनों होंगे तो एरोबिक होएगा. इन दोनों में से आप एक भी चीज निकाल देंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होएगा. सही है. और दूसरा टाइप का रेस्पिरेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एनारोबिक. ठीक है. ये दोनों आपने बहुत डिटेल में करनी है यार, बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे. एरोबिक बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एनारोबिक बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. आज मैं आगे जाके ना, अभी आपको थोड़ा सा इनको ओवरव्यू जरूर दे दूंगा. Let's first start by defining respiration. जो मैंने आपको बताया था वही स्लाइड यहाँ पे. Oxidation of food molecules that releases energy in the form of ATP. Carbs, lipids and proteins all can undergo respiration to release energy in the form of ATP. कार्बोहाइड्रेट और लिपिड और प्रोटीन जो आप खाते हैं ना, डायरेक्टली उससे एटीपी नहीं बनता है. पहले उनको तोड़ा जाता है और सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं. जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, पहले उससे मोनोसैकेराइड्स बनाए जाएंगे. लाइक ठीक है ना. आपने लिपिड लिया, लेट्स से ट्राइग्लिसराइड, तो पहले उसको तोड़ के फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल बनाया जाता है. आपने कोई प्रोटीन लिया, उसको पहले तोड़ के amino acids बनाया जाता है before it can undergo what? Respiration. So this flow chart over here summarizes that respiratory substrates ये तीनों हो सकते हैं. इन तीनों को पहले तोड़ के सिंपल मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, और फिर इन सिंपल मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन करके, यानी रेस्पिरेशन करके, एनर्जी रिलीज की जाती है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो अपनी जो है वो डिक्शनरी से ये निकाल दें. लाइक अगर आपने जहन में फीड किया हुआ था कि रेस्पिरेशन सिर्फ ग्लूकोज की होती है, सिर्फ ग्लूकोज की नहीं होती. Other respiratory substrates also exist, such as what? Such as simple molecules that are derived from proteins and simple molecules that are derived from what? From lipids. ठीक है. तो ये हो गया आपका definition of respiration. अब मैं आता हूँ types of respiration में थोड़ा सा और डिटेल. सही है. हमने ऊपर लिखा था भाई types of respiration में एक होता है aerobic और एक क्या होता है आपके पास? anaerobic. ये लिखा था ना. अब मैं आपको aerobic anaerobic का थोड़ा सा ज़्यादा बताता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल बताता हूँ. ठीक है ना. इतना नहीं बता रहा जितना आपको कोर्स के लिए पता होना चाहिए, बट इतना बता रहा हूँ कि अब तक के लिए जो आपको पता होना चाहिए वो आपके जहन में बैठ जाए. ठीक है ना. सो एरोबिक रेस्पिरेशन की 4 स्टेजेस होती हैं. कितनी स्टेजेस होती हैं? 4 स्टेजेस होती हैं, वन आफ्टर द अदर. रैंडम नहीं होती, वन आफ्टर द अदर. सही है. पहली स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस. क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस. इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं चाहिए होता. इससे तो आपको याद आना चाहिए कि जब मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में आपको बताया था ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, तो मैंने कहीं भी ग्लाइकोलिसिस आपको नहीं लिखाया था. मैंने लिखा था लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल. याद आ रहा है? लाइक बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में होता ही नहीं है ग्लाइकोलिसिस, बट इट इज अ स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन व्हिच अकर्स इन व्हाट? व्हिच अकर्स इन द साइटोप्लाज्म. कहाँ होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेज होता है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है. फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन. क्या बोलते हैं? ये आपको याद आना चाहिए. ठीक है ना. लाइक फॉलोड बाय द थर्ड स्टेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल. ये भी आपको याद आना चाहिए. ये दोनों मैंने क्यों साथ लिखे हैं, मतलब कि दोनों को मैं साथ क्यों इस तरह ब्रिज कर रहा हूँ, ग्रुप कर रहा हूँ, बिकॉज ये दोनों एक ही जगह होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स. क्यों ये दोनों प्रोसेसेस मैट्रिक्स में होते हैं और क्यों ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है? बिकॉज इन प्रोसेसेस के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो इन साइट्स में प्रेजेंट होते हैं. ग्लाइकोलिसिस के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं बहुत सारे चाहिए होते हैं, वो सब के सब कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं. जो लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो सब के सब कहाँ होते हैं? मैट्रिक्स में होते हैं. सो बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस occur inside what? They occur inside the matrix of the mitochondria. Where do they occur? Inside the matrix of the mitochondria. पता है ना, एक को बोलते हैं. सही है. तुमको ये ऐसे याद होना चाहिए. And the last stage of aerobic respiration is what we call as oxidative phosphorylation. What's the process? Oxidative phosphorylation. क्या बोलते हैं? Oxidative phosphorylation. And where does this process occur? This also occurs inside the matrix, inside the mitochondria, but not in the matrix. It instead occurs where? On the
क्रिस्टा ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जो इनर मेम्ब्रेन होती है. सो इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना, दैट इज द साइट ऑफ व्हाट, दैट इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. तो आपके पास ये जो प्रोसेस हो रहा होता है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है. कहाँ हो रहा होता है? इनर, बिकॉज इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है. और वो एंजाइम में से एक एंजाइम का नाम तो आपको पता ही है ना, उस एंजाइम को बोलते हैं एटीपी सिंथेस, जो कि स्टॉक पार्टिकल का पार्ट होता है. और भी एंजाइम्स होते हैं, जब हम प्रोसेस पढ़े होंगे ना. अब ये जो आपने देखा है ना, ये ओवरव्यू है. आप A2 के अंदर इसमें भी करेंगे पीएचडी, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे. आप चारों चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे. एंड कलेक्टिवली इसको हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. और प्लीज़ याद रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो 4 स्टेजेस हैं, ये जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं ना, इसी ऑर्डर में होते हैं. ऊपर नीचे नहीं आप कर सकते. समझ में आ गई? पहले हमेशा क्या आएगा? ग्लाइकोलिसिस, फॉलोड बाय व्हाट? लिंक रिएक्शन, फॉलोड बाय व्हाट? क्रेब्स साइकिल, फॉलोड बाय व्हाट? ऑक्सीफॉस्फोरेशन. तो होता ये है कि जब ग्लाइकोलिसिस होता है ना, तो ग्लाइकोलिसिस के एंड में जो प्रोडक्ट्स बनती है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, और फिर वहाँ पे ये बाकी सारी प्रोसेसेस क्या होती हैं? कंप्लीट होती हैं. ठीक है, तो ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन का ओवरव्यू. अब मैं आपको बताता हूँ एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में. किसके बारे में? एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में. एनारोबिक रेस्पिरेशन 2 टाइप की होती है. क्या बोल रहा हूँ? स्टेजेस नहीं बोला मैंने, क्या बोला? 2 टाइप की होती है. हर टाइप में फिर स्टेजेस होती हैं. आज वो नहीं करें. आज सिर्फ हम क्या करेंगे? कितने टाइप की होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है. एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 टाइप्स. सही है. डिपेंडिंग अपॉन विच ऑर्गेनिज्म इज रेस्पायरिंग एनारोबिकली. 2 डिफरेंट किस्म की एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है. दोनों आपको पता है. क्या बोल रहा हूँ? दोनों आपको पता है. आपने दोनों ओ लेवल्स में, ओ लेवल ही था, ओ लेवल में दोनों पढ़ी हुई है. एएस में तो नहीं था, तो आपने दोनों अपने ओ लेवल में पढ़ी हुई है. तो मैं दोनों आपको याद करा रहा हूँ. आपने पढ़ी दोनों ही, बिकॉज कोर्स का पार्ट पास पेपर में आता है ये. सही है. पहली टाइप जो हम में होती है, बाकी जानवरों में होती है, जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है. क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है. उस एनारोबिक रेस्पिरेशन को लैक्टेट फर्मेंटेशन कहा जाता है. क्या कहा जाता है? बिकॉज द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज व्हाट? लैक्टिक एसिड. इसलिए इस प्रोसेस को, इस टाइप की एनारोबिक रेस्पिरेशन को लैक्टेट इज अनदर टर्म फॉर लैक्टिक एसिड होनी चाहिए. दोनों एक ही सिनोनिमस टर्म है. सो एक टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टेट फर्मेंटेशन. और लैक्टेट फर्मेंटेशन जो होती है, ये होती है मैमल्स में. किसमें? वी आर मैमल्स. ठीक है ना. तो मैमल्स जो होते हैं ना, उनके अंदर जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है? लैक्टेट फर्मेंटेशन होता है. क्यों इसको लैक्टेट फर्मेंटेशन बोलते हैं? बिकॉज इसके एंड में आप क्या बना रहे होते हैं? लैक्टिक एसिड. एक्चुअली क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ. बहुत टाइट चीज होती है. इमेजिन करो मेरी बॉडी का एक सेल है जो एरोबिकली भी रेस्पायर कर सकता है, एनारोबिकली दोनों कर सकते हैं ना. मसल सेल ले लो. ठीक है ना. इतना ये वो लेवल में मसल सेल ही पढ़ा था ना. मसल सेल ले लो. सही है. अभी मसल सेल है, फुल टाइम मैं सांस ले रहा हूँ, फुल टाइम ऑक्सीजन जा रही है, फुल टाइम मसल सेल एरोबिक 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 एरोबिक. फिर मैं चढ़ गया ट्रेडमिल पे, फुल टाइम ट्रेडमिल पे, 90 डिग्री पे ट्रेडमिल है, बिकॉज ऑफ माई, आपको पता तो फिट कितना हूँ मैं. तो मैं 90 डिग्री ट्रेडमिल टक टक कर रहा हूँ. मैं मसल थक गई. मसल ने कहा यार अभी एटीपी बहुत चाहिए, एरोबिक से इतना आ नहीं रहा है, एनारोबिक भी करनी पड़ेगी भाई. तो मसल क्या करेगा? एनारोबिक रेस्पायर करेगा ना. होता ही है. मसल सेल है. इमेजिन करो तुम मसल सेल में हो और तुम साइटोप्लाज्म के अंदर बैठे हो. ठीक है ना. और अभी मसल सेल सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? सिर्फ एरोबिक. तो वो किस तरह कर रहा होगा? ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीजन, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीजन, ब्ला 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 ब्ला, बार बार यही कर रहा होगा. ठीक है ना. इमेजिन करो ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गई, है ही नहीं, टका भी नहीं है ना. अब मसल सेल के बाद एक ही चाह रहा है, वो क्या करेगा? एनारोबिक. तो बताता हूँ वो क्या करेगा. मसल सेल जो पहले ये कर रहा था ना, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीजन, इन चारों में से कौन सी स्टेजेस माइटोकॉन्ड्रिया में? लिंक रिएक्शन, क्रेब्स. तो अगर ऑक्सीजन नहीं होती ना, तो जो सेल होता है ना, वो ग्लाइकोलाइसिस तब भी कर सकता है. क्या कर सकता है? तब भी कर सकता है. सिर्फ फर्क ये होगा, अगर उस सेल को ऑक्सीजन मिल गई ना, तो वो ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक रिएक्शन ब्ला 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 कर देगा. अगर नहीं मिली ना, तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद अगर मेरा सेल है, तो वो क्या करना शुरू कर देगा? लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देगा. अगर यीस्ट का सेल है, तो फिर वो अल्कोहल बनाना शुरू कर देगा.
दैट इज व्हाई वी से कि ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन पाथवे होता है, एरोबिक हो एनारोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस ने होना होता है। समझ में आ गई? ये साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होती है, इसको ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं होता, होती है वो होती रहती है इसको ग्लाइकोज, इसका ऑक्सीजन से कोई लेना देना नहीं होता। समझ में आ गई? लाइक माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्टेजेस होती है ना, इनका ऑक्सीजन से लेना देना होता है। ऑक्सीजन अगर सेल से हट जाए, माइटोकॉन्ड्रिया की तीनों स्टेजेस रुक जाती हैं, मिल जाए माइटोकॉन्ड्रिया की तीनों स्टेजेस होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, दैट्स हाउ इट हैपेंस। लाइक वो जब हम एनारोबिक और एरोबिक डिटेल में कर रहे होंगे ना, तुम देखोगे एनारोबिक में भी ग्लाइकोलिसिस आएगा। इसमें अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे जहन में एक ओवरव्यू बैठ जाए। तो एक टाइप की एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेट फर्मेंटेशन। ये मैमल्स में होती है, बिकॉज मैमल्स के सेल्स जब एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं तो वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं, इसलिए उसको लैक्टेट फर्मेंटेशन कहा जाता है। दूसरे टाइप की होती है जिसको हम बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जिसको कभी कभी तुम लोग अपने, आई थिंक ओले में इसको इथेनॉल फर्मेंटेशन बोलते थे, बिकॉज उन्होंने सिर्फ वही पढ़ा था। दैट्स द मोस्ट कॉमन अल्कोहल दैट इज जनरली प्रोड्यूस, इथेनॉल, इसलिए इसको इथेनॉलिक फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। ये जो प्रोसेस होता है ये नॉर्मली किसमें होता है? यीस्ट में होता है, एंड सर्टेन प्लांट सेल्स, एंड व्हाट, एंड सर्टेन प्लांट सेल्स। जो प्लांट्स होते हैं ना वो भी अक्सर रेस्पायर करके जो है वो क्या बनाते हैं, ये वो अल्कोहल बनाते हैं एज दी एंड प्रोडक्ट। और तुम अपने कोर्स में एक प्लांट की एग्जांपल करोगे जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी और क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, एंड दैट एग्जांपल इज ऑफ अ राइस प्लांट। राइस प्लांट जो होते हैं ना, लाइक इनके रूट जो होते हैं ना, उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। क्यों होती है, क्या वजह होती है, वो सब हम करेंगे, वो तुम्हारे कोर्स में आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए तुम्हारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब तुम्हारे जहन में ओवरव्यू क्या होना चाहिए, एरोबिक रेस्पिरेशन की स्टेजेस और हर स्टेज कहाँ कहाँ होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन की टाइप्स और हर टाइप कहाँ कहाँ होती है, लाइक इन टर्म्स ऑफ किन ऑर्गेनिज्म में बेसिकली वो हो रही होती है। तो ये आपको ओवरव्यू है, समझ में आ गई? ये जितना कुछ इस स्लाइड में तुम देख रहे हो ना, आज हम इनमें से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम सिर्फ ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, बिकॉज इनको पढ़ने से पहले बहुत कुछ पढ़ना होता है, वो हम पहले पढ़ेंगे। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट होता है, अभी आपको बता दूंगा मैं। सही है, सो ये वही चीज़ें जो हमने लास्ट टाइम में लिखी थी, रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेजेस इन द ऑर्डर दैट दे आर गिवन। ये 4 स्टेजेस हो गई। पहली वाली कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। बाकी 3 कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये बाकी तीनों की तीनों क्या है? ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं। सेल के पास ऑक्सीजन नहीं होएगा ना, ये तीनों नहीं होंगी, वो कौन सी हो सकती है? ग्लाइकोल। उसको तुम ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस भी बोल सकते हो। ऑक्सीजन सेल के पास हो या ना हो, ग्लाइकोलिसिस हमेशा होता है। अगर ऑक्सीजन होगी तो ग्लाइकोलिसिस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया वाली स्टेजेस हो जाएंगे, नहीं होगी तो या तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा या अल्कोहल बन जाएगा। इट्स लाइक अ कॉमन थिंग दैट हैपेंस। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, lactate fermentation which occurs in mammals and alcoholic fermentation which occurs in yeast and plant cells. ये मैंने नीचे एक छोटा सा ओवरव्यू दिखाया तुम्हें, लाइक ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। याद रखो एनारोबिक रेस्पिरेशन पूरी की पूरी साइटोप्लाज्म में होती है। एनारोबिक के लिए आपको क्या नहीं चाहिए होता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं चाहिए होता, और ना ही आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है। पूरा का पूरा प्रोसेस एनारोबिक का कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म। यानी कि अगर मैं तुमसे एग्जाम में पूछना व्हाट इज द साइट ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन इनसाइड द सेल, तो साइट क्या होगी? साइटोप्लाज्म होगा। व्हाट इज द साइट ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्शन इनसाइड द यीस्ट सेल, तो वो क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। साइटोप्लाज्म इज द साइट जहां पे सारी टाइप्स के एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। समझ में आ गई? लाइक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टेट फर्मेंटेशन हो या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, दोनों का साइट क्या होता है? साइटोप्लाज्म में। तो हाँ, बस सेल्स अलग अलग होते हैं। लैक्टेट फर्मेंटेशन जो है वो मैमेलियन सेल्स में हो रही होगी, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यीस्ट और प्लांट सेल्स में हो रही होगी। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन किसी भी टाइप की हो, याद रखो दोनों के अंदर ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन पाथवे होगा, बिकॉज एनारोबिक में होता ही है ग्लाइकोलिसिस। या ग्लाइकोलिसिस तो वैसे ही हर चीज़ में होता है, एरोबिक में भी होता है। लाइक सो आपके पास ग्लाइकोलिसिस के बाद अल्कोहल प्रोडक्शन होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, और लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है लैक्टेट फर्मेंटेशन। ठीक है, नाउ बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज द लेग वर्क दैट वी हैव टू डू, जिसमें से आज हम सिर्फ ये ऊपर वाला करेंगे। दैट्स इट, सिर्फ ये ऊपर वाला आज हम करेंगे, बाकी ये चीज़ें जो है वो हम कल की क्लास में करेंगे। सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट कोएंजाइम्स दैट आर यूज्ड इन रेस्पिरेशन। There are 3 different coenzymes that are required for the entire process of respiration. तीनों coenzymes के बारे में आपको कोर्स के लिए पता होना चाहिए। So I don't do it like the process of respiration with you until I am done with all of this. Because अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो ये respiration की जब हम पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं ना एरोबिक एनारोबिक में, बार बार ये चीज़ें आती हैं। नहीं तो आपको एक दफ़ा अगर इन चीज़ों का मतलब पता होगा ना, ये क्या है, ये कोएंजाइम किस तरह काम करता है, ये डीहाइड्रोजनेशन क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, तो जब आप प्रोसेस पढ़ रहे होते हैं ना, एवरीथिंग इज़ वेरी स्मूथ फॉर यू। और बस आपको रट्टे मारने होते हैं, मोटे मोटे नाम आते हैं, वो नाम आपको सारे रट्टे मारने पड़ते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द कोएंजाइम्स। देयर आर 3 कोएंजाइम्स
that are used in the process of respiration. अब मजा आएगा आपको, अभी आप मोटे मोटे जब टर्म्स देखेंगे ना, इनमें से मैंने कुछ नाम तो पहले लिए हुए हैं इसमें। कोएंजाइम याद है जो हमने एएस में पढ़े थे, नाम याद है, मैंने कहा था रट्टे मार लेना ए2 में आएगा, NAD, FAD, so there are 3 coenzymes that we will be studying. One is what we call as NAD, and NAD में overall positive charge होता है। क्या होता है? Positive charge होता है, ठीक है। अभी आप इसको बोलेंगे चीफ जबान में NAD प्लस, क्या बोलेंगे? प्लस, ठीक है ना। That's the worst way of नेमिंग अ मॉलिक्यूल। अभी आप बोलेंगे यही NAD प्लस, ठीक है। दूसरा कोएंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं FAD, इस पे प्लस नहीं है, ठीक है, FAD है, इसका नाम क्या है? FAD है। और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं CoA, क्या बोलते हैं? CoA, दैट्स शॉर्ट फॉर कोएंजाइम A। तो सवाल यहाँ चाहिए, सो NAD एंड FAD इज शॉर्ट फॉर व्हाट? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कोर्स के लिए। अब तो आप A2 में आ गए ना, अब थोड़ी NAD, अब तो आपको PhD करनी है इन दोनों में, तीनों में बोलिए। आपको बताया तो इनका मतलब क्या होता है, व्हाट डू दे स्टैंड फॉर, मतलब से मेरा मतलब है। सो NAD और FAD में आसान बात ये है कि दोनों का A और D एक ही चीज़ है। दोनों का A और D एक ही चीज़ है। so, N और F में फ़र्क है, वो इतना ही, दिमाग में भी 2 दफ़ा फीड नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। छोटा दिमाग है, आप 2 दफ़ा फीड नहीं करेंगे, एक ही दफ़ा फीड करेंगे AD, और या पहले N लगा देंगे NAD बन जाएगा, पहले F लगा देंगे FAD बन जाएगा, इतना आप याद करेंगे, सही है। सो NAD स्टैंड्स फॉर निकोटिनामाइड, क्या लिखा है? तो याद है जब मैंने एएस में तुम्हें कोएंजाइम्स पढ़ाया था, तो मैंने बोला कोएंजाइम्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स। ये है वो शय। निकोटिनामाइड इज अ बी विटामिन का डेरिवेटिव, इसका स्पेसिफिक नाम है, समझ में आई आपको? सही है। सो निकोटिनामाइड इज N, एडेनिन इज A, एंड डाइन्यूक्लियोटाइड इज D। ये है NAD। Now when you look at the name now, आपके जहन में क्या आता है? NAD के स्ट्रक्चर में क्या होगा? जब आप ये नाम सुनते हैं आपके जहन में क्या आ रहा है कि NAD के स्ट्रक्चर में होगा क्या? 2 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। क्या होंगे? 2। जब भी तो डाइन्यूक्लियोटाइड लिखा है ना, 2 न्यूक्लियोटाइड, डाई का मतलब 2 होता है बेटा, से तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ऐसा ही होता है। जब आप NAD का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, आपको 2 न्यूक्लियोटाइड्स नजर आएंगे जो साथ जुड़े हुए होंगे। एक न्यूक्लियोटाइड की जो बेस है ना, वो निकोटिनामाइड होगी, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड की जो बेस होगी ना, वो एडेनिन होगी, एंड दस द नेम निकोटिनामाइड एडेनिन डायनिन। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, सही है। फिर FAD आ जाता है। अच्छा, इसमें पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, वो निकोटिनामाइड के ऊपर होता है, इसलिए ओवरऑल NAD के ऊपर +1 चार्ज होता है, सही है। फिर आगे FAD में AD तो वही है ना, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। F डिफरेंट है, F स्टैंड्स फॉर फ्लेवीन। व्हाट इज स्टैंड फॉर? फ्लेवीन। और फ्लेवीन भी एक विटामिन का डेरिवेटिव होता है, इसका पूरा नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या नाम होता है? राइबोफ्लेविन, उसको शॉर्ट फॉर्म में फ्लेवीन लिखते हैं, सही है। सो फ्लेवीन, अगेन A क्या होगा? एडेनिन, और D क्या होगा? अब मैं आपसे अगर दोबारा पूछूं कि जब आप ये नाम देखते हैं तो अब आपके जहन में क्या आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? 2 न्यूक्लियोटाइड। एक की बेस क्या होगी? फ्लेवीन, और दूसरी क्या होगी? अजीब बात ये, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इस केस में नाम पहले रख दिया गया, स्ट्रक्चर बाद में डिस्कवर हुआ। जब स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ तो पता चला यार ये तो 2 न्यूक्लियोटाइड है ही नहीं, स्ट्रक्चर में तो 2 न्यूक्लियोटाइड, पर नाम अब यही है। मैं आपको स्ट्रक्चर भी अभी दिखा दूंगा, सही है। तो फ्लेवीन, एडेनिन, व्हाट? डाई न्यूक्लियोटाइड। अभी आप स्ट्रक्चर देखेगा आपको खुद ही नजर आएगा। जब आप NAD देखेंगे ना, पहले आप बोलेंगे वाह 2 न्यूक्लियोटाइड। फिर आप FAD देखेंगे, यार ये क्या है, इसमें तो 2 नहीं है। ऐसा ही है, जैसा है ऐसा ही। आप उसको एज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। क्या है? फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ये उस तरह होता है ना, जैसे मिसाल के तौर पे कोई अपना नाम बताता है, मेरा नाम इज फला फला चौधरी। अब आपके जहन में एक ना इंप्रेशन आता है, चौधरी साहब आ रहे हैं, ठीक है ना। जब वो आते हैं, अभी ये क्या है, एक होता है ना आपके जहन में इंप्रेशन आया था, लाइक बिल्कुल सुना आपने FAD का नाम है, वो फ्लेविन एडेनिन, तो आपने देखा ये क्या है यार, वो चीज होती है लाइक ये। सो NAD हो गया। FAD में जो D है ना, लाइक दैट इज अ मिसनोमर, लाइक, ठीक है ना। तो बस अब है, अब आपको इसी तरह याद करना है। तीसरी चीज है जिसको आपने लिखा है कोए, इसका फुल फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं कोएंजाइम A।
ठीक है ना। और कोएंजाइम ए का स्ट्रक्चर भी बहुत खौफनाक होता है। इन तीनों में से किसी का भी स्ट्रक्चर आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कोई नहीं आपको बोलेगा आप ड्रॉ करें। मैं दिखाता इसलिए स्ट्रक्चर के एग्जाम में कभी बना हुआ आ जाए ना और आपसे पूछें इसको कंपेयर करें विद एटीपी या विद फलान न्यूक्लियोटाइड या फलान न्यूक्लियोटाइड, तो आप कम से कम आपने पहले देखा हो तो आपको आइडिया तो होना यार ये शय क्या है, समझ में आ रही है आपको। नहीं सिर्फ इसलिए मैं आपको ये दिखा दूंगा, सही है। So let's start with NAD and FAD first and I'll go to CoA. So coenzymes are organic molecules derived from vitamins. They are essential to the activity of certain enzymes. There are 3 coenzymes used in what in respiration including NAD, FAD and coenzyme A. मैं NAD and FAD साथ करता हूँ और coenzyme A अलग करता हूँ। उसकी वजह बहुत सिंपल होती है और वजह ये होती है NAD and FAD का काम एक ही होता है, दोनों एग्जैक्टली सेम काम कर रहे होते हैं। कोएंजाइम में बिल्कुल अलग काम कर रहा होता है इसलिए वो अलग पढ़ा जाता है, NAD FAD साथ पढ़े जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले आपके जहन में यहाँ चाहिए कि यार ये तो कोएंजाइम है, क्या है। सबसे पहले आपके जहन में सवाल आना चाहिए किस एंजाइम के कोएंजाइम आना चाहिए ना यार। भाई हमने तो ये पढ़ा कोएंजाइम्स असिस्ट एंजाइम्स इन द एक्टिविटी, तो एक नेचुरल सवाल आना चाहिए ना यार, दे आर कोएंजाइम्स बट टू व्हाट एंजाइम, ये आपके जहन में आना चाहिए, लाइक ठीक है ना। तो लेट्स हैव अ लुक एट इट, सही है। एक काम ही करता हूँ, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ फिर मैं आपको इनका फंक्शन बताता हूँ, सही है। NAD का पहले आप स्ट्रक्चर देख लें गौर से, नज़ारा स्ट्रक्चर। Can all of you appreciate 2 nucleotides joined together? Can all of you have a look at 2 nucleotides joined together? Can all of you see that? मैं आपको 2 न्यूक्लियोटाइड अलग करके दिखाता हूँ। ये इमेजिन करें पहला न्यूक्लियोटाइड है जिसकी बेस क्या है, निकोटिनामाइड, शुगर क्या है, राइबोज, और साथ क्या है एक फॉस्फेट ग्रुप। निकोटिनामाइड में नजर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए पूरे NAD पे एक +1 चार्ज होता है। फिर ये देखो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन, ribose and what and phosphate, and the two are connected with the phosphate groups. That's why the name nicotinamide adenine dinucleotide. Now let's have a look at FAD. कहीं से लगेगा आपको डाइन्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड आपको जरूर नजर आएगा बिल्कुल पूरा, एडेनिन, राइबोज, फॉस्फेट, दिस कुड बी वन। पर आगे जो आपके पास स्ट्रक्चर है ना दैट डजंट मेक अप अ फुल न्यूक्लियोटाइड, तो नाम इसलिए मिसनोमर है बेसिकली, सही है। राइबोफ्लेविन इज द विटामिन ओवर हियर, ये दूसरा फॉस्फेट है, बट एक और शुगर नहीं है कि आप बोल सकें भाई एक्चुअली नाम के अंदर जो लिखा हुआ है डाइन्यूक्लियोटाइड, ये 2 ही न्यूक्लियोटाइड्स हैं, समझ में आ गया आपके पास। तो ये आपके पास क्या हो गया, FAD। अब मैं आपको बताता हूँ ये काम किस तरह करते हैं और ये किस एंजाइम पे कौन एंजाइम है, ठीक है। सो इमेजिन करें मैं आपको एंजाइम के नाम बता रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे बताएंगे उस एंजाइम का काम क्या होगा, सही है। मिसाल के तौर पे मैं एंजाइम बोलूं प्रोटीएज, तो आपके जहन में क्या आता है, ये एंजाइम क्या करता होगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। अगर मैं बोलूं यार प्रोटीएज की एग्जांपल्स दो तो आप क्या क्या बोलोगे, कोई भी 3 एग्जांपल दो प्रोटीएजेस की। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एप्सिन, पेप्सिन के साथ एक दूसरा होता है वो तो बोल दो, रेनिन। ऑल ऑफ दीज आर प्रोटीएजेस, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, प्रोटीएज, ऐसे ही है ना। सो यू डोंट से प्रोटीएज इज अ स्पेसिफिक एंजाइम, यू इंस्टेड से प्रोटीएज इज अ ग्रुप ऑफ एंजाइम, ऐसा ही है ना। बिल्कुल उसी तरह NAD and FAD are coenzymes to a group of enzymes, to what, a group of enzymes जिनको हम बोलते हैं D, बोलो बोलो D हाइड्रोजनेजेस। क्या बोले मैंने, डी हाइड्रोजनेजेस। दोबारा क्या बोले मैंने, डी हाइड्रोजनेजेस। एंड द नेम ऑफ दीज एंजाइम्स should help you understand what these enzymes do. They dehydrogenate an organic molecule. What do they do? And what do you mean by dehydrogenate? उनमें से हाइड्रोजन एटम्स निकालता है, क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन। अब मैं आपको इसकी एक सिंपल बेसिक एग्जांपल दूं, सही ना। सो लेट्स से एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसको मैंने इस तरह लिखा है XH2, क्या लिखा है, सो दिस इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स होंगे, उसमें से 2 मैंने लिख दिए हैं, ठीक है ना। तो चूंकि आपका IQ लो होता है, नो ऑफेंस, मैं इसकी एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। लेट्स से एक मॉलिक्यूल था C6H12O6, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ इस मॉलिक्यूल को जो है ना इस फॉर्म में लिखो, किस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में। तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा कि आप लिखेंगे C6, फिर H12 की जगह आप लिखेंगे H10 और O6 और साथ लिख देंगे H2, एग्जैक्टली सेम चीज बन जाएगी, समझ में आ गई। तो जो मैंने यहाँ XH2 लिखा है ना, इसका मतलब ये नहीं है X के साथ हाइड्रोजन गैस चिपकी हुई है, इसका मतलब ये X जो पूरा मॉलिक्यूल था ना
उससे मैंने X अलग कर दिया और जो दो हाइड्रोजन एटम थे वो अलग करके लिख दिए, बिकॉज मुझे आपको ये दो हाइड्रोजन एटम निकाल के दिखाना है ना। समझ में आ गया आपको लाइक? तो XH2 कुड बी एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और मैंने दो अलग करके लिख दिए। समझ में आ गई लाइक आपको? ये बॉन्ड है, ये आपके भाई ये बॉन्ड्स हैं बेसिकली जिनके साथ ये हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे। तो अब मैं ये हटाया तो एग्जांपल मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। XH2 में ये है क्या, XH2 इसकी एक एग्जांपल क्या हो सकती है, सही है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइक कि इस XH2 के साथ हम करेंगे क्या। हम करेंगे ये कि इस XH2 में से हम दो हाइड्रोजन एटम्स निकाल देंगे। क्या करेंगे? दो हाइड्रोजन एटम्स निकाल देंगे। तो बच क्या जाएगा? X बच जाएगा। क्या बच जाएगा? X बच जाएगा। This is a process of dehydrogenation happening. What happening? And this is catalyzed by an enzyme, group of enzymes जिनको हम क्या बोलते हैं? Dehydrogenases। क्या बोलते हैं? Dehydrogenases। जो ये रिएक्शन होता है ना उसको डिहाइड्रोजनेशन बोला जाता है। बाय द वे ये मैं कल इस पे आऊंगा डिहाइड्रोजनेशन में, बट यही चीज होती है डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो अब ना मैं ये जो मैंने लिखा है इसको मैं दोबारा बोल रहा हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा आप में से कुछ के दिमाग में ये क्या गया है, सही है, आपका दिमाग जिस तरह काम करता है। तो हमने लिया एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें पूरे मॉलिक्यूल में से दो हाइड्रोजन एटम मैंने अलग करके लिखे, फिर हमने वो दो हाइड्रोजन एटम निकाल दिए और पीछे क्या बच गया? X बच गया। ऐसे ही ना। अब आप में से कुछ के दिमाग में, क्योंकि आपके दिमाग में कीड़ा होता है, आपके दिमाग में आएगा हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस नहीं है, ये दो हाइड्रोजन एटम है। समझ में आई आपको? 2H इज नॉट द सेम एज H2। जमीन आसमान का फर्क होता है। समझ में आ गई? हम नहीं बनाते हाइड्रोजन गैस। समझ में आया आपको? 2H जो है ये हाइड्रोजन गैस नहीं है, क्या है? दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। इज दैट क्लियर? इट्स नॉट द सेम एज राइटिंग H2। जमीन आसमान का फर्क होता है। आपको समझ में आ गई? आप में से कोई ऐसा है जो केमिस्ट्री नहीं लेता? सब लेते हो ना आप? तो अब मैं इसलिए पूछता हूँ बिकॉज एक्चुअली ये हाइड्रोजन एटम्स तो हम बायो के लिए बोलते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। इनमें इतनी एनर्जी होती है, कीड़ा होता है इनमें, कोई भी टक्कर मार दे, कहाँ जहाँ जाए टक्कर मार दे किसी को, ठीक है। तो ये एक्चुअली हाइड्रोजन एटम्स नहीं है। इन द ट्रू केमिकल फॉर्म दीज आर एक्चुअली हाइड्रोजन रेडिकल्स। व्हाट आर दे? हाइड्रोजन। बस आसान जबान में बोलने के लिए कि बायो के लोगों को रेडिकल ना पढ़ाना पड़ जाए कि रेडिकल क्या होता है, हम बोल देते हैं हाइड्रोजन एटम। तो आप एग्जाम में भी बिल्कुल लिख सकते हैं कि ये क्या है? हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन एटम्स हैं एक्चुअली तो रेडिकल है। तो इनको होता है यार क्या करें क्या करें क्या करें, तो ये आपस में लड़ झगड़ के ना टूट जाते हैं एंड दे बिकम प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। These hydrogen atoms split to form what? Protons and electrons. Do all of you make sense of the fact कि ये दोनों एड अप होकर ये चीज बन जाती है, सही है ना। हर हाइड्रोजन एटम में से हमने एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो दो प्रोटॉन्स और क्या बन गए? दो इलेक्ट्रॉन्स बन गए। इस पूरी कहानी में जो ऊपर सवाल लिखा था ना उसका आंसर नहीं आया अभी तक। ऊपर सवाल क्या था? हाउ डू दिस कोएंजाइम्स वर्क? कौन से कोएंजाइम? NAD एंड FAD। अब हम उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि ये कोएंजाइम क्या करते हैं। कोएंजाइम्स ये करेंगे कि पहले हम NAD करेंगे फिर मैं FAD करूँगा। दोनों काम एक ही करते हैं। जब भी हम इन दोनों को साथ पढ़ते हैं लाइक दोनों एक ही काम करते हैं। आपको भी नजर आ जाएगा क्या काम करेंगे। सो लेट्स से डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आया, उसने जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से दो हाइड्रोजन एटम रिमूव किए, वो हाइड्रोजन एटम स्प्लिट होकर क्या बन गए? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बन गए। NAD आएगा, NAD कहेगा ये प्रोटॉन को खाली तो नहीं छोड़ सकते हम, सेल में pH लो करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बड़े मसले हैं। तो ये NAD आएगा और NAD इन दो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के साथ टकराएगा एंड एक रिएक्शन करेगा एंड विल प्रोड्यूस NADH एंड वॉट एंड प्रोटॉन। अगर मैं तुम्हें ये रिएक्शन दिखाऊंगा ना, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है बिकॉज रिएक्शन इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और ऑपोजिट भी हो सकता है, दोनों। अभी हम किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं इसको? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज हम इन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को पिक कर रहे हैं और आपके पास ये बना रहे हैं NADH प्लस प्रोटॉन। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा ना इस रिएक्शन के फॉरवर्ड रिएक्शन देखो और वो मुझे देख के पता हो कि इस एक NAD ने क्या क्या पिक किया है, तो इसने एक्चुअली जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स पिक कर लिए और साथ एक प्रोटॉन पिक किया है टू गिव यू व्हाट? NADH, और एक प्रोटॉन आपके पास रिएक्शन में अगेन आ गया। नजर आ रहा है आपको लाइक? सो ये जो NAD है ना यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स एक्चुअली अ कैरियर। व्हाट इज इट? अ कैरियर
ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये NAD का काम होता है। NAD is a coenzyme to which enzymes? Dehydrogenases, and it carries protons and what? Electrons. What does it carry? Protons. और ये कैरी करता है, ये कैरी करता है, कहीं लेके जाता है, वहां छोड़ के वापस आ जाता है। देखो अभी जब भी तो रिवर्सिबल है, ये करेगा क्या? अभी डिहाइड्रोजनेसेस नहीं है तो हाइड्रोजन एटम स्ट्रिप ऑफ किए ना फ्रॉम द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, वो फिर टूट के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बन गए। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आप फ्री नहीं छोड़ सकते सेल के अंदर, तो इनको जो है वो NAD पिक कर लेता है। पिक करने के बाद जो NADH बन जाता है, फिर जाके इनको इनकी जगह पे छोड़ आता है लाइक, और दोबारा क्या बन जाता है? NAD प्लस बन जाता है। फिर दोबारा पिक करेगा, छोड़ आएगा, कहाँ छोड़ के आएगा वो भी तुम करोगे, टेंशन लो लाइक। पर जब वो छोड़ के आने वाला जब स्टेज आएगा वो बता दूंगा, अभी पिक करने वाला स्टेज याद कर लो, सही है। सो NAD इज व्हाट, अगर मैं पूछूंगा ना रोल ऑफ NAD समराइज करो, दो दो शब्दों क्या होता है? सेंटेंस होता है ना। व्हाट इज शब्द? दो वर्ड नहीं, सॉरी, दो। व्हाट इज अ सेंटेंस इन हिंदी? अबे नहीं, हिंदी में पूछ रहा हूँ। शब्द इज नॉट एन उर्दू वर्ड, इट्स अ हिंदी वर्ड ना। शब्द इज वर्ड, व्हाट इज अ सेंटेंस, व्हाट डू यू कॉल? जुमला तो उर्दू में, चलो उर्दू। दो जुमलों में अब मैं समराइज कर रहा हूँ। NAD is a coenzyme, NAD and FAD both, they are coenzymes to which enzymes? Dehydrogenases, and they carry what? Protons and electrons। ये आप दो जुमले याद रखेंगे। They are coenzymes to the enzyme dehydrogenases, and they carry what? They carry protons and, अभी मैं तुम्हें FAD भी दिखाता हूँ ना, अभी FAD भी दिखाता हूँ। अच्छा यार, NAD प्लस को जैसे मैं बोला था ना, आप वर्स्ट वे ऑफ कॉलिंग NAD प्लस इज NAD प्लस, ठीक है। तो देयर इज अ कूलर वे ऑफ कॉलिंग NAD प्लस, और आप याद रखें किताबों में लिखा होता है, मुश्किल नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। NAD प्लस को NAD प्लस नहीं लिखेंगे आप, NAD प्लस को लिखेंगे यही, सॉरी बोलेंगे नहीं आप, बोलेंगे इसको आप एज ऑक्सीडाइज्ड NAD। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज्ड NAD। आप जिसकी खोपड़ी में आ रहे ना, क्योंकि दिमाग तो आपका वैसे ही ना चूजे जितना, प्लस कहाँ गया? ऑक्सीडाइज NAD का मतलब होता है NAD प्लस। क्या बोल रहा हूँ? ऑक्सीडाइज NAD का मतलब होता है NAD प्लस, वहां प्लस डालने की जरूरत नहीं है, सही है। जो NADH है ना, उसको NADH नहीं बोलेंगे आप, लिखेंगे NADH, बोलेंगे उसको रिड्यूस्ड NAD। अब जिसकी खोपड़ी में आ रहा है ना रिड्यूस्ड NADH, भाई रिड्यूस्ड NAD का मतलब होता है NADH, समझ में आया आपको? लाइक तो अपनी खोपड़ी, बिकॉज ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, तो पहले अपनी ये थोड़ी सी दिमाग की ओरिएंटेशन सही करेंगे। जब ये लिखेंगे सर या बोलेंगे सर, तो सर का मतलब क्या होगा? लाइक अब जब मैं ऑक्सीडाइज NAD बाबा बोल रहा हूँ, मेरा मतलब होगा NAD प्लस। जब मैं रिड्यूस NAD बोलूंगा, मतलब होगा NADH। समझ में आ गई? और ये जो इक्वेशन लिखी है ना यार, ये पूरी जिंदगी आप याद रखेंगे। रेस्पिरेशन में ये 10 दफा आएगी। कितनी दफा आएगी? 10 दफा। मैं 10 दफा नहीं लिखूंगा, 10 दफा मैं क्या लिखूंगा? NAD प्लस से NADH, NAD प्लस से NADH। बस जब भी मैं ये लिख रहा हूँ ना, आपके जहन में आएगा पूरा रिएक्शन ये हो रहा है। क्या हो रहा है? पूरा रिएक्शन ये हो रहा है। तो एक तो ये NAD का हो गया ना, आपने देख लिया। FAD भी बिल्कुल मिलती जुलती चीज करता है, बट लाइक बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज नहीं करता है, मिलती जुलती करता है, एग्जैक्टली सेम नहीं करता है, सही है। तो FAD क्या करता है? FAD प्लस, अगेन दो प्रोटॉन प्लस दो इलेक्ट्रॉन, और ये जो चीज बनाएगा ना, ये एक ही चीज बनाएगा, और वो होते हैं FADH2। क्या होता है? FADH2। तब आप मुझे बताएंगे लाइक FAD का कूल नाम क्या हो सकता है? FAD का कूल नाम क्या हो सकता है? FAD का, हाँ FAD बिल्कुल FAD कह सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया। इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड FAD। These are conventional terms as you know. Whenever say someone says oxidized FAD, इसका मतलब FAD होता है, सही है। और इसको क्या बोलेंगे इसलिए? reduced FAD, बिकॉज इसका मतलब क्या होगा? FAD। अब तुम्हारे जहन में अगर आए ना सर वहाँ एक प्रोटॉन है यहाँ नहीं है, ऐसा क्यों है? भाई ये रिएक्शंस हैं, अभी A के बाद B क्यों है मेरे पास नहीं आंसर, या B के बाद C क्यों है मेरे पास नहीं आंसर, C के बाद D क्यों है मेरे पास नहीं आंसर। अगर ABCD नहीं होता, इंस्टेड DCB होता, तो क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट हो जाती? नहीं भाई, वही होती ना। बाय डिफॉल्ट NAD कैन एब्जॉर्ब 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 प्रोटॉन टू फॉर्म व्हाट? NADH। इसलिए हम बाय डिफॉल्ट रिएक्शन लिखते ही इस तरह है, बिकॉज वो दो प्रोटॉन नहीं ले सकता। समझ में आ गए? इट्स नॉट फीजिबल फॉर दैट टू टेक अप 2 प्रोटॉन। FAD जो होता है बाय डिफॉल्ट एज अ रिएक्शन,
दोनों प्रोटॉन दोनों इलेक्ट्रॉन से कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, FADH2 बनाते हैं। हम ये बाय डिफॉल्ट लिखते हैं। व्हेन यू ओपन टेक्स्ट बुक्स इसकी 100 वेरिएशन लिखी होती हैं। लाइक आई जस्ट वांट यू टू स्टिक टू दिस एज द रिएक्शंस फॉर व्हाट, फॉर NAD and FAD। डोंट गेट योरसेल्फ कंफ्यूज। समझ में आ गई? लाइक आप बस यही दो रिएक्शन याद रखेंगे जब भी मैं NAD से NADH बनाऊंगा या FAD से FADH2 बनाऊंगा। लाइक आप प्लीज अपने जहन में ये वाले रिएक्शन क्या करेंगे, घुमाएंगे। और ये हम बार बार करेंगे जब हम रेस्पिरेशन कर रहे होंगे ना, बार बार ये रिएक्शन आएंगे यार, इसलिए मैं पहले से ही आपको बता देता हूँ। और दोनों केसेस में NAD हो या FAD हो, दोनों केसेस में जब पूछेंगे ना आउटलाइन द रोल ऑफ NAD या आउटलाइन द रोल ऑफ FAD, दोनों जुमले इनके आंसर में कॉमन होंगे। दे आर व्हाट, दे आर कोएंजाइम्स टू द एंजाइम्स डिहाइड्रोजनेसेस एंड दे कैरी व्हाट, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता। एंड बिकॉज द NAD कैन कैरी 2 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन एंड द FAD कैन कैरी 2 प्रोटॉन एंड 2, ये नहीं लिखना होता। समझ में आ गई आपको? ये सिर्फ रिएक्शंस तक के हद तक आप जो है वो रट्टा मारते हैं, नॉट इन व्हेन यू राइटिंग द रोल ऑफ दीज कोएंजाइम्स इन्वॉल्वड इन योर एग्जाम। सो रोल ऑफ NAD and FAD क्या होता है? बोथ NAD, जो मैं बोला था वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, both NAD and FAD are coenzymes for a group of enzymes known as what, dehydrogenases। NAD and FAD serve as carriers of protons and electrons। ये वही दो रिएक्शन जो मैंने पीछे लिखे थे, प्लीज इनको एक ही दफा रट्टा मार लेना, ठीक है ना? एक ही दफा इनको रट्टा मार लेना। Protons and electrons are produced from what? From hydrogen atoms that are removed from organic molecules। तो जो organic molecules के ऊपर dehydrogenases act करते हैं ना, उससे क्या स्ट्रिप ऑफ होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स स्ट्रिप ऑफ होते हैं। वो हाइड्रोजन एटम्स फिर इंस्टेंटली स्प्लिट होकर क्या बनाते हैं, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स NAD या FAD क्या कर लेता है, पिक कर लेता है। अब अगर तुम्हारे जहन में आ रहा है भाई कौन से डिहाइड्रोजनेस का FAD है और कौन से डिहाइड्रोजनेस का NAD है, नन ऑफ योर बिजनेस, नोबडी विल आस्क यू अबाउट दिस। जब हम प्रोसेस कर रहे होंगे ना, तो जहाँ मैं NAD यूज़ करूँगा तुम भी वहाँ NAD यूज़ करोगे, जहाँ मैं FAD यूज़ करूँगा तुम भी वहाँ FAD यूज़ करोगे। तुम्हें ये स्पेसिफिकली नहीं पता होना चाहिए कि भाई कि इन 1000 को डिहाइड्रोजनेसेस में 850 NAD यूज़ करेंगे और 150 ये आपको नहीं पता होने की जरूरत, ठीक है? वो रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है, नो नीड टू मेमोराइज दैट इन्फॉर्मेशन। कोएंजाइम में बिल्कुल अलग तरीके का काम करता है, बिल्कुल अलग तरीके का खौफनाक इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम बिल्कुल अलग ही इसको पढ़ते हैं। लाइक तीनों हैं कोएंजाइम भी, NAD भी कोएंजाइम है, FAD भी कोएंजाइम है, कोए भी कोएंजाइम, वो तो नाम में ही कोएंजाइम लिखा हुआ है। बट ये जो काम करता है ना कोएंजाइम में, वो बिल्कुल ही अलग किस्म का कोएंजाइम काम करता है, इसलिए इसको हम अलग पढ़ते हैं। लाइक कोएंजाइम में क्या करता है, बहुत सिंपल काम करता है। जितने भी कोएंजाइम्स होते हैं ना, इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ नहीं होती, जैसे जो मैं कल तुम्हें एग्जांपल नहीं देता, क्लिफ्टन से PCH से एक चीज़ पहुंचानी है फिर वापस आने पे पहुंचानी है, ये सारे कोएंजाइम इसी तरह का काम कर रहे होते हैं। जैसे NAD FAD क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पिक करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाकर छोड़ देते हैं। कोएंजाइम भी यही करता है, ये कोई चीज़ पिक करता है और दूसरी जगह जाके छोड़ देता है। बट वो चीज़ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। कोएंजाइम ये जो होता है ना, ये पिक करता है एसिटाइल ग्रुप्स को। किसको पिक करता है? एसिटाइल ग्रुप को। एक कोएंजाइम है मॉलिक्यूल एक एसिटाइल ग्रुप को पिक करता है। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल। कितना? 2 कार्बन। जैसे तुमने सुना होगा एसिटिक एसिड, याद है केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एसिटिक एसिड, दैट्स अनदर नेम फॉर इथेनोइक एसिड, दैट्स अ 2 कार्बन एसिड ना। तो एसिटाइल ग्रुप का मतलब होता है 2 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप, ठीक है? तो कोएंजाइम में क्या करता है, ये 2 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप को पिक करता है और बना देता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बना देता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है ना, इसका मतलब है कि ये जाएगा एसिटाइल ग्रुप पकड़ेगा और फिर उसकी जगह पे जाके उसको छोड़ेगा और दोबारा क्या बन जाएगा? कोएंजाइम है। फिर एक और एसिटाइल ग्रुप पकड़ेगा, फिर एसिटाइल को बनाएगा, उसको छोड़ेगा, फिर दोबारा कोएंजाइम बन जाएगा। एंड दिस साइकिल कीप्स ऑन गेटिंग व्हाट, रिपीट। कोएंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये खौफनाक सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? अब मैंने क्यों आपको दिखाता हूँ, याद नहीं करना, कोई आपसे नहीं पूछेगा इसके बारे में, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर मैं एग्जाम में ये स्ट्रक्चर बना के दे दूँ और बोलूँ इसको कंपेयर करें विद ATP, तो आपको करना आना चाहिए, या कंपेयर करें विद गिवन न्यूक्लियोटाइड, तो आपको कंपेयर करना आना चाहिए। तो यहाँ चीज़ें क्या क्या बनी हुई है? एडेनिन बेस आपने सुनी हुई है, राइबोस शुगर आपने सुनी हुई है, 3 फॉस्फेट, बट ये अजीब तरीके से लगे हुए हैं, ये आपने कभी नहीं देखे। लाइक नॉर्मली कार्बन 5 पे तीनों लगे होते हैं, यहाँ एक यहाँ लगा हुआ है, तो ये आप बिल्कुल नई चीज़ आप देख रहे हैं। ये एक बला लिखी हुई है पेंटोथेनेट, ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, ये एक्चुअली एक विटामिन का डेरिवेटिव होता है। फिर ये लिखा हुआ है मरकैप्टो इथाइलामाइन, ये आपके लिए बिल्कुल एक नई चीज़ है, इग्नोर। आंसर इसका क्या है, इसको याद करने का तरीका क्या है, आप इग्नोर करेंगे इसको, बस जब एग्जाम में आ जाए तो आप दिखने में देख लेंगे कि कोई नई चीज़ है, लाइक आपने पहले जहाँ ATP या किसी भी मॉलिक्यूल में नहीं देखी है। कोएंजाइम में करता क्या है? इट सर्व्स एज अ कैरियर ऑफ एसिटाइल ग्रुप्स। दिस इज द रिएक्शन दैट यू हैव टू नो। कोएंजाइम में कंबाइनिंग विद द एसिटाइल ग्रुप टू फॉर्म व्हाट? एसिटाइल कोएंजाइम।
ठीक है, तो आपने यहाँ तक याद रखना है। मैं कल आपसे सवाल पूछूंगा इसके बारे में, लाइक मेक श्योर यू गाइस गो थ्रू दिस। कल जो है वो हम जितना भी लेग वर्क होता है ना रेस्पिरेशन का वो खत्म कर चुके होंगे, लाइक इफ यू हैव टाइम लेफ्ट मोस्ट लाइकली वी विल स्टार्ट विद ग्लाइकोलाइसिस व्हिच इज द फर्स्ट स्टेज, वरना फिर मंडे को तुम लोग ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करोगे। ठीक है।